बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो जैसा कि पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि उस एनिमल की जो बॉडी है उसमें हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कैसे लॉस हो रही है। तो सबसे मेन मैकेनिज़्म है जो हीट प्रोडक्शन का, वो है मेटाबॉलिज्म। यानी कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो उसके रिज़ल्ट में बॉडी में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी और हीट रिलीज़ होती है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए यूज़ होती है। और अगर यह हीट ज़्यादा हो तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी से कुछ हीट डिसिपेट कर दी जाती है, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि होम्योस्टेटिक जो टेम्परेचर है, जैसा कि ह्यूमन का 37 है, उसको बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा जो हीट है वो इन्वायरमेंट से बॉडी में और बॉडी से इन्वायरमेंट में भी इंटर होती रहती है। अगर गर्मी है तो बाहर से क्या होगा, हीट बॉडी में इंटर होगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा। तो उसको लो करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना होगा। और इसी तरह अगर बाहर कोल्ड टेम्परेचर है, सर्दी है, तो फिर बॉडी से डिसिपेट होगी, बाहर हीट जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट बॉडी में मेंटेन रह सके। अब इसी हीट के बेस पे एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं पेक्यूलियोथर्म्स और एक को कहते हैं होम्योथर्म्स। पेक्यूलियोथर्म में उन एनिमल्स को रखा गया है जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ। जितना टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है वो अपनी बॉडी का भी उतना ही करके अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और इस तरह इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। पेक्यूलियोथर्म्स में इन्वर्टिब्रेट्स को रखा गया था कि वो जिस तरह का इन्वायरमेंट हो अपने आप को उस तरह अडाप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिशेस को रखा गया है, यानी कि वो वाटर में जिस तरह का टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी उसके इक्वल करके इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। और थर्ड वन थे रेप्टाइल, जब ये क्लासिफिकेशन की गई थी। और दूसरे ग्रुप में होम्योथर्म रखे गए थे, यानी कि वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में पहले बर्ड्स और मैमल्स को रखा गया था कि ये अपनी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखते हैं, बाहर बेशक टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। अभी भी अगर ह्यूमंस की बात करें तो 37 ऑप्टिमम है, बाहर 50 हो या फिर 20 हो या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ह्यूमंस ने 37 रखना है तो वो सर्वाइव करेंगे। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो होम्योस्टेटिक डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जब ये क्लासिफिकेशन हो गई तो उसके बाद मज़ीद जब स्टडी की गई तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ फिशेस थी जो कि ओशन के डेप्थ में रहती थी। उस जगह पे चूँकि टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर इन्वायरमेंट के फ्लक्चुएशन की वजह से उधर इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते थे। तो ये प्रॉब्लम हुई कि उनको पेक्यूलियोथर्म में कैसे रखें, वो तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं। इसी तरह लिजर्ड भी कुछ थी जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रख सकती थी। और बर्ड्स और मैमल्स में देखें तो उसमें भी कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज करते रहते हैं। अब वेल और ये जो फिशेस वगैरह उनमें मैमल्स आते हैं वो सारे के सारे पेक्यूलियोथर्म में आते थे, लेकिन हमने उनको होम्योथर्म में रखा हुआ था, इसलिए उनको भी इस ग्रुप से एलिमिनेट करना ज़रूरी था। तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक और क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई। इस क्लासिफिकेशन की जो बेस थी वो ये रखी गई कि एनिमल्स अपनी बॉडी में हीट कितनी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, स्टोर करते हैं, या फिर क्या सिस्टम है। तो इस बेस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हीट्रोथर्म्स। इनमें एंडोथर्म वो एनिमल थे जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर सकते थे और उसको स्टोर कर सकते थे, और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बॉडी से रिलीज़ करते थे। इस कैटेगरी में उन्होंने फिशेस को रखा, इंसेक्ट्स को रखा और बर्ड्स को रखा कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में हीट काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो इसमें वो सारे के सारे
एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपनी बॉडी में इंटरनल मेटाबॉलिक हीट इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो उनके होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म को बैलेंस करने के लिए काफ़ी होती है। इनमें फिशेस आ जाती हैं, मैमल्स हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे मेंबर इन ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे के सारे एंडोथर्म हों। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोथर्म भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्टोथर्म भी हैं। इसलिए हम इंडिविजुअल एनिमल्स की बेस पे कह सकते हैं कि ये एनिमल एंडोथर्म है या फिर एक्टोथर्म है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो एंडोथर्म्स की कैटेगरी में आते हैं कि वो अपनी बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के ज़रिए कि वो उनके लिए काफ़ी होती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है एक्टोथर्म की। एक्टोथर्म वो ऑर्गेनिज़म है जो अपनी बॉडी में हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो इतनी नहीं होती कि अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फुलफ़िल कर सकें। उनको बाहर से हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनमें आ जाते हैं एम्फीबियंस, फिशेस और कुछ मैमल्स। एक्टोथर्म्स की एक और डेफिनेशन भी हम करते हैं कि अपनी बॉडी में लो क्वांटिटी में हीट वो प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो रिलीज़ हो जाती है और उनको होम्योस्टेसिस के लिए बाहर से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और लास्ट वन कैटेगरी उन्होंने बनाई है हेट्रोथर्म्स की। हेट्रो मुख्तलिफ को कहते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में हीट कभी कम प्रोड्यूस होती है कभी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इनको हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं बिटवीन एक्टोथर्म एंड होम्योथर्म, एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म। इनमें कुछ मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, स्मॉल आउल्स हैं, एलिफेंट श्रीव एक छोटा सा एनिमल है, बैट्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कुछ फिशेस भी हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी हैं। बहुत कम मेंबर हैं किंगडम में से जो कि हेट्रोथर्म है, जो अपनी बॉडी में टेम्परेचर कभी प्रोड्यूस हीट कर लेते हैं, कभी कम प्रोड्यूस करते हैं, कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इस कैटेगरी को सेपरेट रखा गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट्स, यानी कि एनिमल्स और इन्वायरमेंट में हीट किस तरह एक्सचेंज होती है। उसके लिए 3 तरह के मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस, यानी कि कौन सी अडाप्टेशन है जिसकी मदद से एनिमल्स हीट रेगुलेट करते हैं। एक है पीलेज। पीलेज क्या है? पीलेज कहते हैं बॉडी के ऊपर कवरिंग को। जैसे बर्ड्स हैं तो उनके ऊपर फीदर्स की कवरिंग है, मैमल्स हैं तो उनके ऊपर हेयर्स की। जब इसमें एयर ट्रैप होती है तो वो एज ए इंसुलेटर एक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉडी से हीट ना तो रिलीज़ हो सकती है और ना बाहर से अब्जॉर्ब हो सकती है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करके कूलिंग का मैकेनिज़्म प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड एक यहाँ पे मेथड है पेंटिंग। ये डॉग्स में होता है कि वो अपनी जो टंग है उसको बाहर रिलीज़ करते हैं और उससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस मेथड को हम पेंटिंग का नाम देते हैं। एक और अडाप्टेशन है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, यानी कि बॉडी किस तरह फंक्शन करती है। वो स्ट्रक्चर थे, ग्लैंड स्ट्रक्चर थे, लेकिन इस तरह फंक्शन किस तरह करते हैं। फंक्शन ये है कि जो स्किन है इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जब बाहर हॉट टेम्परेचर हो, ताकि बॉडी से ज़्यादा हीट को रिलीज़ किया जा सके। इसके अलावा प्लूमेज फ्लफिंग, यह भी फर का यानी कि स्ट्रेट हो जाना है ताकि इजीली बॉडी में हीट को बैलेंस किया जा सके। स्वेट ग्लैंड उधर स्ट्रक्चर थे, इधर वो फंक्शन कैसे करते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी कि जब स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और बॉडी कूल हो जाएगी। इसके अलावा बिहेवियरल अडाप्टेशंस, कुछ एनिमल ऐसे हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना होता है तो वो डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं कि सर्दियों में धूप में चले जाते हैं और गर्मियों में छाँव में चले जाते हैं ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर सकें। इसी तरह स्क्वेरल्स हैं, आपकी बुक में एग्जांपल जो दी गई है, वो बुरोज़ में चले जाते हैं जब बाहर बहुत टेम्परेचर हाई होता है। इसी तरह जो लिजर्ड्स हैं, अगर बाहर टेम्परेचर लो है तो वो सन में बास्किंग करेंगी, यानी कि धूप में बैठेंगी ताकि उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर स्टोर हो सके, उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सके हीट अब्जॉर्ब होने की वजह।